हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज साइंस से 10 क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चंस और कुछ करंट अफेयर्स। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का 10 क्वेश्चन। फर्स्ट सेट 14 होगा। कर भारत में पब्लिक, चलिए देखते हैं। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इंग्लिश में वही पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। तो ध्यान देना है कि ये पद जो है डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक प्रणाली है जिसमें नीतियां, मानक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं जो डिजिटल सर्टिफिकेट के निर्माण, प्रबंधन, वितरण, उपयोग, भंडारण और निरस्त्रीकरण का समर्थन करते हैं। ये सर्टिफिकेट सार्वजनिक कुंजियों के उपयोगकर्ता की पहचान से जुड़ते हैं। पीकेआई का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल दुनिया में निम्नलिखित को सक्षम बनाना। मतलब एक तरह से डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना का निर्माण करने में मदद करता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन का यह सुनिश्चित करना कि संचार करने वाला पक्ष वही है जो वह होने का दावा करता है। फिर एक गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा को एन्क्रिप्ट करके अनधिकृत पहुंच से बचाना। डेटा अखंडता, यह सुनिश्चित करना कि डेटा ट्रांजिट के दौरान बदला या छेड़ा नहीं गया है। गैर अस्वीकरण, नॉन रेप्यूडिएशन, कर यह साबित करना कि किसी विशेष पक्ष ने न कोई संदेश भेजा या कार्रवाई की और वे बाद में इससे इनकार नहीं कर सकते। कर ये सभी कार्य डिजिटल सुरक्षा के मूल पहलू होते हैं। इसीलिए पीकेआई को डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। अन्य विकल्प क्या है? खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार, परिवहन सीधे तौर पर पीकेआई के मुख्य कार्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है, हालांकि इन क्षेत्रों में भी सुरक्षा के लिए पीकेआई का उपयोग किया जा सकता है, बट मूल रूप से आंसर वही होगा। क्वेश्चन ये 2020 का है। ठीक है, इसको बैक करके ले जा रहे हैं, बाकी पीछे से आगे आ रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? तो पादप कोशिका और प्राणी कोशिका में अंतर देखें। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती है, तो ये बात तो यहाँ तक सही है। आगे देखते हैं। जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होते हैं, तो ये कथन क्या है? सही है। क्या है सही चुनना है? पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती है, वे नहीं होती है ना। अच्छा, शायद नहीं छूट गया। ठीक है, और दूसरा गलत कोशिका रथ से। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है। अच्छा, फिर भी गलत है। ठीक है, यही सेंटेंस है। तो पादप कोशिका हो या फिर प्राणी कोशिका हो, दोनों में क्या है? सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो ये कथन क्या है? गलत है। परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बृहत रसधानी जिसको वैक्यूल बोलते हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी रसधानियां होती है। तो ठीक है, पादप कोशिकाओं में एक बड़ा सा बृहत रसधानी होता है और प्राणी कोशिका में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। तो ये कथन सही है। 1 और 3 यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। कर है। चलिए दूसरा देखते हैं। ये दोनों कथन सही है और लगभग आप लोग जानते ही हैं। पादप, दोनों पादप और प्राणी कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली होती है। यह झिल्ली कोशिका के आंतरिक वातावरण को बाहरी वातावरण से अलग करती है, पदार्थों के प्रवेश निकास को नियंत्रित करती है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली जो होता है कोशिका भित्ति के ठीक अंदर स्थित होता है। ठीक है, परिपक्व पादप कोशिकाओं में आमतौर पर एक बड़ी केंद्रीय राजधानी जिसको वैक्यूल बोलते हैं होती है, जो कोशिका का एक बड़ा हिस्सा घेरती है। यह पानी, पोषक तत्वों और अवशिष्ट उत्पादों को संग्रहित करती है और कोशिका का स्फीति दाब बनाए रखने में मदद करती है। प्राणी कोशिकाओं में यदि रसधानियां होती भी है
तो वे आमतौर पर बहुत छोटी अधिक संख्या में होती है और विभिन्न कार्य करती है, जैसे भंडारण या परिवहन। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण या कारक व्यंजन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है और टेक्निकल इसका आंसर है, टेक्निकल टाइप से। कर स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ यहाँ व्यंजित प्रदूषण के रूप में होंगे। कर तंबाकू का धुआं इसमें भी व्यंजन होंगे। लकड़ी को जलाने से भी व्यंजन प्राप्त होगा। यहाँ रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, रोगन मतलब उसको रंगा जाता है, ठीक है। व्यंजन ये सबसे भी तो पेंट में मिला हुआ रहता है। तो क्या रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग व्यंजन प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो व्यंजन तो उत्पन्न करेगा, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होता है, जिस कारण से इसको मुख्य रूप से व्यंजन प्रदूषक के उत्पादन में नहीं मानकर इसको गलत कर दिया गया है, नहीं रखा है यूपीएससी ने। फिर है पॉलीयूरीथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। तो एक पॉलीथीन ये भी बहुलक ही है, इसमें भी व्यंजन ये सब हो सकता है, बट ये भी क्या है, इसको भी नहीं माना गया है। तो ये तीन को ही माना है। मुख्य प्रदूषक के रूप में ये सब नहीं हो सकता है, कम मात्रा में होगा, ठीक है। रंग या सुकू भी धीरे धीरे उसमें व्यंजन की मात्रा घटाया जा रहा होगा, इस तरह से मान सकते हैं। तो इसका आंसर जो है यूपीएससी ने 1, 2 और 3 रखा है। इसका हमने डिस्क्रिप्शन नहीं लिया था। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। तो भारतीय हाथियों की बात है, हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, तो ये सही है, मतलब फीमेल हाथी जो होती है वो हाथियों के समूह का नेतृत्व करती है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, ये भी सही है, 18 से 22 माह तक माना जाता है। फिर सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। तो ध्यान देना है कि ये हाथियों में 40 वर्ष तक तो होती ही है, लेकिन इसके लिए कहा जाता है 50 से अधिक वर्ष तक भी हाथी क्या है, बच्चे पैदा करते रहते हैं, जिस कारण से शायद इसको गलत कर दिया गया है। फिर भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में है, तो ये भी गलत कर दिया गया है, क्योंकि हाथी की संख्या सबसे ज्यादा कर्नाटक में माना जाता है, ना कि केरल में। इस कारण से 1 और 2 सही है और 2 गलत है। तो जो गलत है वही देखते हैं। मादा हाथी आमतौर पर लगभग 12 से 15 वर्ष की आयु जैसे ही होता है प्रजनन शुरू करती हैं, और वे 50 वर्ष या उससे अधिक आयु तक बच्चे पैदा करना जारी रख सकती हैं। हालांकि उम्र के साथ प्रजनन दर कम तो हो सकती है, 40 वर्ष की सीमा बहुत कम है, यहाँ पे ये देखना है। 2017 की हाथी जनगणना के अनुसार, अभी फिलहाल की क्या बात है, क्वेश्चन तो ये भी इसका था, ठीक है। इधर भी 5 साल निकल गया। तो 2017 की हाथी जनगणना के अनुसार भारत में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या कर्नाटक राज्य में है। तो ये सब डेटा देख सकते हैं, डेटा आप खुद ही देखें और श्योर रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि नेट पे बहुत सारा डेटा उपलब्ध है, रियलिबिलिटी कौन सही है वो सब बात की बात है। उसके बाद असम और फिर केरल का स्थान आता है। अभी कर्नाटक उस वक्त के अनुसार असम और केरल। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, वारवेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट क्या है? पक्षी है, प्राइमेट है, सरीसृप है या उभयचर है? तो ध्यान देना है कि ये सारे क्या है, पक्षी हैं। तो ये 5 क्वेश्चन था क्या, प्रीवियस क्वेश्चन। तो देख लेते हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा, आखिर है क्या। सिलोन फ्रॉगमाउथ के बारे में बोल रहा है कि एक निशाचर पक्षी है, मतलब रात में ही ये अपना एक्टिव होता है, जो पश्चिमी घाट, भारत और श्रीलंका में पाया जाता है। इसके नाम इसके चौड़े मेढक जैसे मुंह के कारण पड़ा है। सिलोन ये श्रीलंका फ्रॉगमाउथ भी बोलते हैं, ठीक है। और सिलोन शायद श्रीलंका को बोलते हैं, इसका नाम भी था पहले। कॉपर स्मिथ वारवेट करैया भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक आम छोटा रंगीन पक्षी है। इसकी टुक 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 की आवाज किसी तांबे पर काम करने वाले कारीगर यानी ताम्रकार की तरह लगती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है। ग्रे चिंड मिनीवेट यह एक छोटा पक्षी है, तो कीट को खाने वाला है, जो हिमालय और पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट करैया हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक प्रवासी पक्षी है, जो अपनी लाल पूंछ और सफेद गले के लिए जाना जाता है। अब देखेंगे 5 क्वेश्चन जिसको हमने आर्टिकल्स में देखा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक पीओपी, जिसको बोलते हैं परमानेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स,
करे पीओपी जीवित जानवरों और मनुष्यों के वसा उत्तकों में एकत्रित होता है और माँ के दूध के माध्यम से संतानों में हस्तांतरित किया जा सकता है। तो अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक क्या हुआ, प्लास्टिक ये सब हुआ, हवा में छोटे छोटे धूलकण यानी कार्बनिक पदार्थ जो भी हुआ वो हमारे शरीर में क्या है उत्तकों में जमा होते जाता है और उम्र के साथ ये फिर उच्च श्रृंखला में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो उसी की बात यहाँ पे ये कर रहा है। करा जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ते हैं स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो ये कथन भी क्या है, सही है। हम जो भोजन करते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, उसके माध्यम से वे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो ये कथन भी सही है। यहाँ पे 1 2 3 सब सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। जीनोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें किसी जीव के जीनोम में उसके सभी डीएनए शामिल होते हैं, ये बात सही है, जिसमें जीन और गैर कोडन अनुक्रम दोनों शामिल होते हैं। तो जीन जिसमें अनुवांशिक गुण या फिर उसको कैरी करने का गुण होता है, फिर गैर कोडन अनुक्रम, तो ये भी बहुत सारी संख्या में होता है जो बोल रहा है। करें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मानव जीनोम का हिस्सा है और यह माता से अनुवांशिक रूप में मिलता है। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के कारण माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नामक एक बीमारी भी होता है जिसको बोलते हैं कि अनुवांशिक रूप से इसको क्या है माता ही ढोने का काम करती है, पहले देखे होंगे। तो ये भी सही है, 1 और 2 दोनों। कृत्रिम मधुरक, अच्छा कृत्रिम मधुरक जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करा कृत्रिम मधुरक कम कैलोरी या शून्य कैलोरी वाले पदार्थ हैं जिनका उपयोग भोजन और पेय पदार्थों में चीनी के विकल्प में किया जाता है। तो ये पहला कथन क्या है, सही है। करा कृत्रिम मधुरक का सेवन करने से रक्त वाहिकाओं में थक्के बन सकते हैं, तो ये इसका साइड इफेक्ट भी है, ये भी सही है। कह रहा है अल्पकालिक उपयोग से वजन कम हो सकता है, लेकिन कृत्रिम मधुरक के दीर्घकालिक सेवन से वजन बढ़ सकता है। तो क्या बोल रहा है कि कृत्रिम मधुरक का जो उपयोग है कुछ समय तक किया जाए तो ये वजन को कम रखता है, बट लंबे समय तक किया जाए तो ये मोटापा बढ़ा भी सकता है। तो ये कथन भी क्या है, सही है, स्वीटनर से लेकर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, तो सही है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सिकल सेल रोग मुख्य रूप से लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है, जिससे सिकल के कार्य कोशिकाओं के कारण विभिन्न जटिलताएं उत्पन्न होता है। मतलब कि इस तरह से हो जाता है चांद की तरह या फिर हसुआ की तरह, किसका आकार, लाल रक्त कोशिका को, तो वो सिकल सेल रोग कहलाता है। जीन थेरेपी एक हालिया उन्नति है जो सिकल सेल रोग के लिए संभावित उपचारात्मक उपचार प्रदान करती है। कथन तो दोनों सही है, ठीक है, लेकिन क्या एक व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे किस प्रकार का होता है ये बताया, यहाँ सीधे उपचार बता दिया। तो दूसरा कथन पहले का क्या है, व्याख्या नहीं कर पा रहा, आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। 3D प्रिंटिंग तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3D प्रिंटिंग में वस्तुओं को बनाने के लिए सामग्री को परत दर परत हटाया जाता है। तो ये पारंपरिक विधि जो पहले होता था कुछ, उसके उल्टा है 3D प्रिंटिंग। इसमें छोटे छोटे वस्तुओं को जोड़ा जाता है, तब 3D वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। बस इसके उल्टा समझना है कि 3D प्रिंटिंग वस्तुओं को बनाने के लिए सामग्री को परत दर परत संयोजन किया जाता है, न कि हटाया जाता है, मतलब कि कंबाइन किया जाता है। 3D प्रिंटिंग का उपयोग एरोस्पेस, ऑटोमेटिव और हेल्थ केयर जैसे उद्योगों में किया जाता है। तो पहला कथन तो गलत था, दूसरा कथन क्या है, सही है। यहाँ पे केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने देख लिया 10 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम जो भी इसमें आ गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल साइंस के आर्टिकल के साथ, ठीक है। साइंस का आर्टिकल फिलहाल हम इस प्रकार से तो नहीं ला रहे हैं, 2-4 जो इम्पोर्टेंट लगता है उसका वीडियो हम लोड कर देते हैं, वो भी ठीक रहेगा। चलिए आइए देखते हैं, तो कल मिलते हैं।